जय हिंद दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 का हम लोग सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। यह किताब है दोस्तों कौटिल्य जीएस का, हमारे प्रदीप सर का है। तो इसका हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए एक बार एग्जाम में देखने से पहले जरूर आप एक बार इसको रिविजन कीजिएगा, ठीक है। और इसका फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 2 की ओर चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अप्रैल 2025 में किसके द्वारा वेगासी रॉकेट के माध्यम से बायोमास उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? राइट आंसर होगा ईएसए, मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1975 में हुआ था, जबकि मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है पेरिस के फ्रांस में स्थित है। पेरिस फ्रांस में स्थित है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्होंने यह उपलब्धि हाल ही में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2025 के एक मैच में हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2025 में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सतीश चावला। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सतीश चावला। क्वेश्चन नंबर 4, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने पुनर्जीवित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रांचलम में, भद्रांचलम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2025 में किन 4 विशिष्ट मसालों को भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती पिपली महाराष्ट्र, भलादान ग्राम्बू लौंग, ठीक है, केरल, अब बरांगल चपाता मिर्च तेलंगाना, ये तीनों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अप्रैल 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार से किस मिशन के तहत आईएनएस सुनैना को रवाना किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशन सागर के तहत, ठीक है, मिशन सागर के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? राइट आंसर होगा औरंगजेब। अच्छा, औरंगजेब की बात करते हैं दोस्तों, तो यह सुन्नी धर्म को मानता था, यानी सुन्नी संप्रदाय को मानता था, और इसे जिंदा पीर के नाम से जाने जाते थे, जिंदा पीर के नाम से। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक जो है औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखा गया था, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में ही पुरंदर की संधि हुआ था, पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुआ था। 1665 में औरंगजेब के सेनापति जयसिंह, ठीक है, औरंगजेब के सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें जो है दोस्तों कि इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या भी औरंगजेब के द्वारा ही करवाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया था, ठीक है। अच्छा, हुमायूं की बात करते हैं दोस्तों, तो यह गद्दी पर 1530 में बैठा था, ठीक है। इसी के द्वारा ही दीन पनाह नगर की स्थापना किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहां पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के नीचे भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो मयूर का चिन्ह जो है लोहरिया नंदनगढ़ अभिलेख पर अंकित किया गया है। लोहरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो है चंपारण बिहार में स्थित है, चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने की सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है प्राप्त किया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है यह सफलता प्राप्त किया गया था। अशोक के बृहद शिलालेख की कुल संख्या 14 थी, ठीक है, यानी 14 जो है टोटल बृहद शिलालेख थी, और अब तक जो है अशोक के 40 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र को पौलीब्रोथा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, मेगास्थनीज की बात करते हैं दोस्तों, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे।
सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है पाटलिपुत्र को पौलीब्रोथा कहा था। तो याद रखिएगा, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। अच्छा, हेनसांग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे यात्रियों के राजकुमार के नाम से जानते हैं। यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। आते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फाहियान में आते हैं। तो फाहियान की बात करते हैं तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है भारत आया था। तो याद रखिए ये सब। क्वेश्चन नंबर 10, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? राइट आंसर होगा गुप्त वंश के काल में। गुप्त वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। किसने किया था? श्री गुप्त ने जो इसका स्थापना किया था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। अच्छा, ये जो है महाबोधि मंदिर की बात कर रहे हैं, तो महाबोधि मंदिर के संबंध जो है महात्मा बुद्ध से है। महात्मा बुद्ध से है। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम बुद्ध के मूर्ति का निर्माण मथुरा कला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। चोल काल में सोने के मानक सिक्के, चोल काल में सोने के मानक सिक्कों को क्या कहते थे? तो कलंजू के नाम से जानते थे। ठीक है, कलंजू। चोल काल में मानक सिक्के को कलंजू कहते थे। चोल वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं दोस्तों, तो राजेंद्र तृतीय है। ठीक है, चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया था। इसका एक और कथन है दोस्तों, जैसे कि मेरा जीवन ही दर्शन है। ठीक है, मेरा जीवन ही दर्शन है, महात्मा गांधी जी का ही कथन है। तो याद रखिएगा। अच्छा, अरविंद घोष की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका एक किताब है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन, ये जो है अरविंद घोष का लिखा गया पुस्तक है। वैलेंटाइन सिरोल की बात, अच्छा ये जो है बीजी तिलक की बात करते हैं दोस्तों, तो वैलेंटाइन सिरोल ने बीजी तिलक को भारत के यानी भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बताया था। ठीक है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहते हैं? बीजी तिलक को कहा जाता है, और वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन अच्छा पूछता है दोस्तों, जैसे कि पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बीजी तिलक है। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किसने करवाया था? तो बीजी तिलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया था? तो मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सोमैन सेन ने शपथ लिया था, सोमैन सेन के द्वारा। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ जो है अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, नोबेल के शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? इसका ट्रिक मालूम होगा दोस्तों, कोरोना में मतलब शांति में कोरोना। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कोरोना में शांति। तो क्या हो जाएगा? मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, कोरोना में शांति। जिस समय कोरोना काल था उसमें सभी लोग अपने अपने घर में थे, तब बाहर शांत माहौल था। ठीक है, तो मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर सलाहकार सफलतापूर्वक आयोजित किया? राइट आंसर होगा पलाऊ। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 11 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मैरी सिंह। ठीक है, मैरी सिंह जो है पहली महिला बनी है जो मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीती है। क्वेश्चन नंबर 19,
अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर होगा नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इंद्र 2025 का आयोजन भारत और रूस के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन स्थल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडपम नामक डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा सरकार। ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च करने की घोषणा किया गया है, जिसका नाम क्या है? ज्ञान यज्ञ मंडपम। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938 का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके बाद हुआ था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, इसका भी मतलब त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो कि 1939 में हुआ था। लेकिन जो है ये जीतने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से त्याग पत्र दे दिया था। अच्छा, दिल्ली अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो दिल्ली का विशेष अधिवेशन, याद रखिएगा, दिल्ली का विशेष अधिवेशन। ठीक है, दिल्ली का विशेष अधिवेशन जो है, जो कि 1923 में हुआ था, इसका अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। ठीक है, एक है दिल्ली अधिवेशन 1918, इसमें दो अधिवेशन हो गया दोस्तों। दिल्ली का विशेष अधिवेशन 1930 का अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद, और दिल्ली अधिवेशन 1918 का अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय कर रहा था। मदन मोहन मालवीय कर रहा था। अच्छा, लाहौर अधिवेशन, ये लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी ने निम्नलिखित में किस पर बल दिया? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? तो राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकीकरण, राजनीति का विकेंद्रीकरण, ये सभी पर जो है गांधी जी ने जोर दिया था। गांधी जी की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है बहुत सा जो है मतलब आंदोलन चलाया था, जैसे में चंपारण आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर, और एक है दोस्तों खेड़ा आंदोलन। ये सभी का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था, नील के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, नील की खेती के विरुद्ध। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। इसके बाद खेड़ा आंदोलन ये भी 1918 में हुआ था। ठीक है, ये सभी का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। अच्छा, इनका एक जो है समाचार पत्र है दोस्तों, बहुत ही मतलब फेमस है, जिसका नाम है द मदरलैंड। इसका प्रकाशन जो है मजहरुल हक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन, जो कि लाहौर अधिवेशन 1929 का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ अधिवेशन का नाम देखते हैं, जैसे एक और इसमें दिया हुआ कराची अधिवेशन। ठीक है, इसमें जो है कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहा था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो है मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, मौलिक अधिकार का मांग किया गया था, याद रखिएगा। कुछ और अधिवेशन देखते हैं दोस्तों, बताइएगा। गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन कौन था? गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937, जिसका अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कलकत्ता अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहा था। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। तो याद रखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत है।
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत संघ में नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है। संघ में नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है दोस्तों, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाल श्रम मतलब क्या होता है, जिसका उम्र जो है 14 वर्ष से कम है, जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है, ये कारखाना में या फिर किसी भी अन्य जगह पर जो है काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं बाल श्रम। अनुच्छेद 25 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है कि स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 26, तो इसमें धार्मिक सम्मेलन की करने की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, जो धार्मिक सम्मेलन होता है वह करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 27 में क्या है दोस्तों कि जो धार्मिक कार्य है उसमें कर मुक्त कर दिया गया, यानी जो धार्मिक आय है, धार्मिक आय जो धर्म से आय मिलता है उसको कर मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब जो मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है लाखों करोड़ों का, तो उसमें कोई भी कर नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो कर मुक्त हो गया है। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा देने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, संघीय संसद निम्न और लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? जो संघीय संसद का जो है निम्न और लोकप्रिय सदन कौन है? तो निम्न और लोकप्रिय सदन लोकसभा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 81 के तहत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 81 के तहत होता है। इसे जनता का सदन भी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो इसका गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 के तहत होता है। इसे जो है कभी विघटित नहीं होता है तथा इसे संसद का उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इस संसद का उच्च सदन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधिक अधिकार। बताइएगा दोस्तों केवल भारतीय के लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30, ये जो है, ठीक है, 5 का मौलिक अधिकार है, ये केवल जो है भारतीय के लिए, ना कि विदेशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 65। बताइएगा दोस्तों वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश है? तो एक जो है मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल जो है, एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश होता है। कहने का मतलब टोटल जो है 34 न्यायाधीश। ठीक है, पूछेगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीश की संख्या 34 है, अगर मुख्य न्यायाधीश छोड़ेंगे तो 33 न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर, अच्छा आपातकाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये 3 तरह का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है दोस्तों, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। एक वित्तीय आपातकाल होता है जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाते हैं। एक होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, ठीक है, यह जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है सर्वप्रथम पंजाब में लगाया गया था। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अभी तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की ओर। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो मतदान का आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया है। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थशास्त्र में व्यक्तिक अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा गरीबी का खतरा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुआ था?
तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुआ था और 1945 में कार्य करना आरंभ कर दिया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आपको मालूम हो गया दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुआ था, 1945 में कार्य करना प्रारंभ किया था। 1945 में जो है यूएन की स्थापना भी हुआ था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 1945 में भारत जो है यूएन का सदस्य बना था। ठीक है, भारत यूएनओ का सदस्य बना था। ठीक है, तो 1945 में भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना था। बताइएगा दोस्तों, यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिग बेली। ट्रिग बेली जो है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, तो यह यूएनओ के प्रथम महासचिव बने थे। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ क्रेडिट सीमा कौन स्वीकृत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो माल के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार भुगतान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यापार भुगतान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से है। बागवानी और शहद से। ये जो स्वर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 1991 में हुआ था और 2003 तक चला था। ठीक है, 2003 तक। स्वर्ण क्रांति की जनक की बात करते हैं तो निरपक तूतज है। ठीक है, स्वर्ण क्रांति के मतलब ये जो स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो निरपक तूतज है। कुछ अन्य क्रांति का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति, इसका संबंध चमड़ा और कोको से है। चमड़ा और कोको से है। ठीक है, ग्रे क्रांति, तो ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से है। याद रखिएगा, ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से है। गुलाबी क्रांति, इसका संबंध प्याज और झींगा से है। लाल क्रांति, ठीक है, लाल क्रांति का संबंध जो है मांस और टमाटर से है। ठीक है, रजत फाइबर क्रांति, एक है दोस्तों रजत क्रांति, एक है रजत फाइबर क्रांति। तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? कपास उत्पादन से है। कपास उत्पादन से है। ठीक है, एक है दोस्तों रजत क्रांति, इसका संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की ओर। आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खरी होती है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क मृदा। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जलोढ़ मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में जलोढ़ मृदा है, लगभग 43% भूमि पर यह स्थित है। ठीक है, लगभग 43% भूमि पर है। इसमें जो है पोटास की प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें पोटास जो है प्रचुर मात्रा में होता है। और जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये दो तरह का होता है, एक बांगर होता है और एक खादर होता है। बांगर जलोढ़ मृदा, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है उसको बांगर कहते हैं, और जो मतलब क्या कहता है न्यू जलोढ़ मृदा होता है उसको खादर कहते हैं। ठीक है, जो पुरानी होता है उसको बांगर और जो नई जलोढ़ मृदा होता है उसको खादर कहते हैं। अच्छा, लेटराइट मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है लेटराइट चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। ठीक है, अगर काली मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण होता है। ठीक है, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस के कारण होता है। तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खरी होती है शुष्क मृदा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? राइट आंसर होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, भारत में कुल कितने पड़ोसी देश हैं दोस्तों, बताइएगा। तो भारत में टोटल पड़ोसी देश की संख्या 9 है और 9 पड़ोसी देश में ये जो 7 जो है 7 स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 जो है जलीय सीमा से लगता है पूर्णतः। ठीक है, 7 स्थलीय सीमा और 2 जो है जलीय सीमा से लगता है। इसमें जो है 3 जो है जल स्थल दोनों से लगता है। जल स्थलीय सीमा यानी जल और स्थल दोनों से लगता है। कौन कौन है दोस्तों? पहला हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 देश ऐसा है जो कि भारत से जल और स्थल दोनों के सीमा से साझा करता है। बताइएगा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है कौन सा देश से लगता है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, बांग्लादेश से लगता है। क्वेश्चन नंबर 40, जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है?
जो जिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये अभी वर्तमान में लद्दाख के जास्कर श्रृंखला में पड़ता है। लद्दाख, याद रखिएगा, लद्दाख श्रेणी में पड़ता है, जो श्रीनगर से लेह का सड़क मार्ग में इसी दर्रे से होकर गुजरता है, जास्कर श्रेणी से। कुछ अन्य दर्रा का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा ये कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, एचपी में। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा ये कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। बोमबिडला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की ओर। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है, बताइएगा दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, सॉरी। पहले 41 की ओर आते हैं, ठीक है, 41 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कपास, ठीक है। कपास जो है खरीफ फसल है। एक होता है दोस्तों जायद फसल, तो जायद फसल के अंतर्गत कद्दू, ककड़ी, तारबूज, करेला ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर, ठीक है। यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में पड़ता है। भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो शिव समुद्रम जल विद्युत स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बाहरी कोर जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर केवल हम कोर की बात करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को हम कोर कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को कोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, तो टोन्स नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोन्स की बात करते हैं तो यह यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। तीस्ता, सियोग और मानस ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है लेह में होती है। कहाँ होता है दोस्तों? लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 46, रक्त निम्न में से गुजरने पर अधिकतम ऑक्सीजन खो देगा? रक्त निम्न में से गुजरने पर अधिकतम ऑक्सीजन खो देगा, किससे गुजरने पर? तो उत्तक कोशिका से गुजरने पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, रक्त के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों, तो दो तरह होता है, एक आरबीसी होता है, ठीक है, एक होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी को इरिथ्रियोसाइट कहते हैं। इसका जीवन काल लगभग जो है 120 दिन तक होता है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और इसका जीवन काल 13 से लेकर के 20 दिन तक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसे दोहरा विस्थापन कहते हैं, दोहरा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 48, फिटकिरी एक उदाहरण है? तो फिटकिरी एक द्विक लवण का उदाहरण है। अच्छा बताइएगा दोस्तों, फिटकिरी का सूत्र क्या होता है? बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ये फिटकिरी का सूत्र हो गया। फिटकिरी का उपयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो जल के शुद्ध करने में, जल के शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में और कपड़ों के रंगाई में फिटकिरी का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49, कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। अच्छा, ये जो साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका खोज जो है 1955 में मिलर के द्वारा किया गया था। मिलर के द्वारा इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन करना। अगर गिबरेलिन की बात करते हैं दोस्तों, तो गिबरेलिन क्या है? बौने पौधे को लंबा करता है, बौने पौधे के तने को जो है या फिर बौने पौधे को लंबा करता है। ऑक्सिन्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑक्सिन्स का खोज 1880 में हुआ था। 1880 में डार्विन ने किया था।
ठीक है, डार्विन ने। यह जो है पौधे को वृद्धि में नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। मान लो कोई पौधा अधिक बढ़ रहा है तो उसको वृद्धि का नियंत्रण करता है ऑक्सिन्स नामक हार्मोन। एक है दोस्तों फ्लोरेजेंस हार्मोन, इसका कार्य क्या है, तो यह फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है, फ्लोरीजेंस हार्मोन। ठीक है, एबीसिसिक एसिड कार्य क्या है दोस्तों, एबीसिसिक एसिड जो है एक पौधे का वृद्धि रोधक हार्मोन है, पौधे का वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 50, सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है, तो सफेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित करते हैं। ठीक है, सफेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित करते हैं। इसमें जो है लहसुन जैसी गंध आती है। इसका गंध कैसा होता है दोस्तों, तो लहसुन जैसा होता है। श्वेत फास्फोरस के सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र होता है P4। एक और होता है दोस्तों जिसे कहते हैं लाल फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस जो कि माचिस के तिल्ली में रहता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, P2। तो लाल फास्फोरस का P2 और श्वेत फास्फोरस का P4। क्वेश्चन नंबर 51, आधुनिक कब्र सारणी में आवर्त कहता है खाली स्थान में लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। तो कौन सा आवर्त में, तो आधुनिक कब्र सारणी के आवर्त 6 और 7 में जो है, आवर्त 6 और 7 में जो है लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। अच्छा, लैथेनाइट्स की बात करते हैं तो यह आवर्त 6 में है, जो कि 57 से लेकर के 71 तक है। ठीक है, 57 से लेकर के 71 तक जो है लैथेनाइट्स में आते हैं। इसका परमाणु संख्या बात कर रहे हैं। अगर हम एक्टिनाइट्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें तत्व जो है का परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक जो है इसमें निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, कहता है खाली स्थान एक क्षार धातु है। तो क्षार धातु कौन है दोस्तों, सोडियम। सोडियम जो है एक क्षार धातु है। सोडियम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका परमाणु संख्या 11 होता है। यह जो है चांदी के समान जो है चमकने वाली एक धातु है। ठीक है, यह जो है बहुत ही मुलायम होता है, जिसके कारण इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये सोडियम का अपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो 0.97 जो है इसका अपेक्षिक घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 53, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। लिथियम नाइट्राइड Li3n, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, Li3n। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। 7 से लेकर के 7.8 तक। अच्छा, पीएच मान की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खोज सोरेनसन के द्वारा 1909 में किया गया था। इसका मान जो है 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, इसमें 7 से अगर कम रहा तो अम्लीय दर्शाता है, अगर 7 से अधिक रहा तो क्षारीय दर्शाता है, अगर 7 रहा तो वह क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, खाली स्थान तत्व के 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियॉन, ऑप्शन नंबर डी। नियॉन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह एक अक्रिय गैस है। क्या है दोस्तों, यह एक अक्रिय गैस है। इसका उपयोग जो है हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नियॉन लैंप कहते हैं। अगर हवाई अड्डा देखे हैं तो आप वहां देखिएगा, बहुत ही लाइटिंग वाइटिंग रहता है, तो वहां पर जो है नियॉन का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, प्रजनन के समान नहीं है, कहता है प्रजनन के समान नहीं है। बताओ क्या समान नहीं है, तो पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन जो है प्रजनन के समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप से विकसित हुआ, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा डार्विन ने बताया था। ठीक है, डार्विन ने जो है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। एक और है दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। ठीक है, जिसे कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये भी डार्विन ने ही दिया था। योग्यता का उत्तर जीवता का सिद्धांत हर्बर्ट सस्पेंसर ने दिया था। मतलब अतिजीवता का सिद्धांत जो है हर्बर्ट सस्पेंसर ने दिया था। डार्विन का एक बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में जो है लिखा था। ठीक है, अच्छा लेमार्क की बात करते हैं दोस्तों, तो उपादित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत जो है लेमार्क के द्वारा ही दिया गया था। अगर मेंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो मेंडल क्या है बताइएगा दोस्तों, अनुवांशिकी का जनक है मेंडल। क्वेश्चन नंबर 58, खाली स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा मृदु तक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मृदु तक।
क्वेश्चन नंबर 59, वाहिकाएं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। वाहिकाएं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं, क्या है दोस्तों? एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, P बराबर होता है 1/F। ये जो 1 जो है दोस्तों मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में होता है, मतलब 1 मीटर, यानी 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और ये जो फोकल दूरी की दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ? 50 सेंटीमीटर फोकल लंबाई दिया हुआ है, तो 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं? अभी बताए हैं, डायोप्टर से मापते हैं लेंस की क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए, पोल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63, राइबोसोम निम्नलिखित में किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम निम्नलिखित में किसके लिए कार्यस्थल है? इसका राइट आंसर होगा, राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा, राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक यूकारियोटिक राइबोसोम, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यूकारियोटिक राइबोसोम में 80S प्रकार के कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S प्रकार के जो है कोशिका द्रव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 64, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर होगा पीत रस और अग्नायसी रस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, पीत रस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्राव या कीर्त से होता है, ठीक है, पीत रस का स्राव या कीर्त से होता है, तो जमा जो है पित्ताशय में होता है, ठीक है, पित्ताशय में इसका जमा होता है और स्राव या कीर्त से होता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह जो है भोजन को क्षारीय और वसा अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है, पीत रस, ठीक है। अगर अग्नायसी रस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्राव जो है अग्नाशय नामक ग्रंथि से होता है, अग्नाशय नामक ग्रंथि से होता है। इसमें जो है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, अग्नायसी लाइपेज, ये सभी जो है एंजाइम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा को पता लगाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर अल्टीमीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो किसी भी वस्तु को ऊंचाई को नापता है, यानी किसी भी वस्तु की ऊंचाई को नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ट्यूब टेस्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि वैक्यूम ट्यूब की विशेषताओं को परीक्षण करने के लिए उपयोग करते हैं। वैक्यूम ट्यूब की विशेषताओं को परीक्षण करने के लिए ट्यूब टेस्टर का प्रयोग करते हैं। अगर फाइडोमीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है पानी की गहराई को मापने के लिए होता है, पानी की गहराई को, ठीक है, मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आंख का कौन सा भाग मानव नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमन और नियंत्रण करता है? तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है पारितारिका, जिसे हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, ठीक है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। एक है प्रतिबाधा, फिर प्रतिरोध, प्रतिघात, ये तीनों का मात्रक ओम होता है। प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम। अच्छा, ओम मीटर की बात करते हैं, ओम मीटर की बात करते हैं, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अगर एम्पियर की बात करते हैं दोस्तों, तो विद्युत धारा का मात्रक जो है, यानी धारा केवल कर सकते हैं, धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। अगर हम फराडे की बात करते हैं, तो धारिता का मात्रक, यानी विद्युत धारिता का मात्रक कर सकते हैं, फराडे से मापते हैं धारिता, ठीक है, धारिता का मात्रक क्या है? फराडे। तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या है दोस्तों? ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक एंगस्ट्रम का मान कितने माइक्रोन में होता है? एक एंगस्ट्रम का मान जो है 10⁻⁻⁴ माइक्रोन में होता है,
ठीक है। और एक माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो एंगस्ट्रम लंबाई का एक इकाई है जिसका उपयोग बहुत ही छोटी सी दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है दोस्तों 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रम बराबर 0.1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हिमांक बिंदु की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 70, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, रूसो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को, और यहाँ रुपया चलता है दोस्तों रूबल, ठीक है। रूबल नामक रुपया चलता है, रूबल। अगर दोहा की बात करते हैं तो यह कतर की राजधानी है, ठीक है, कतर की राजधानी दोहा। अगर हम मस्कट की बात करते हैं दोस्तों, तो मस्कट क्या हो जाएगा? ओमान की राजधानी। और रियाद की बात करते हैं तो रियाद किसका है? बताइएगा दोस्तों कमेंट में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से सूरजकुंड शिल्प मेला किस राज्य में लगता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला जो है हरियाणा में लगता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पंजाब में कौन सा लगता है दोस्तों? तो पंजाब में हो जाएगा लोहड़ी, ठीक है। और बैसाखी त्योहार ये सभी जो है पंजाब में लगता है। अगर हम असम की बात करते हैं तो देहिंग पटकाई उत्सव और अम्बुबासी उत्सव ये दोनों जो है असम में लगता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 73 की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, ठीक है। हिमा दास का संबंध जो है किससे दोस्तों? एथलेटिक्स से है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से, मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। ये सभी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 75, किस खिलाड़ी को हिटमैन के नाम से जाना जाता है? तो हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रोहित शर्मा को हिटमैन कहते हैं। अच्छा, विराट कोहली की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे रन मशीन या फिर चीकू के नाम से जानते हैं, ठीक है, रन मशीन या फिर चीकू। युवराज सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे सिक्सर किंग के नाम से जानते हैं, सिक्सर किंग के नाम से जानते हैं, KING किंग होता है ना। अगर सौरभ गांगुली की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे दादा या फिर प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से जानते हैं, सौरभ गांगुली को। तो ये सब याद रखिएगा। और ये जो है राहुल द्रविड़ को द बॉल के नाम से जानते हैं, साइना नेहवाल को गोल्डन गर्ल कहते हैं, पीवी सिंधु को बैडमिंटन क्वीन कहते हैं, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहते हैं। इसमें एक याद रखिएगा दोस्तों, साइना नेहवाल को गोल्डन गर्ल और नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन जो है जीके का समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।